हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रोनाउन का पार्ट 3। जैसा कि मैंने आपको पहला पार्ट प्रोनाउन का इंट्रोडक्टरी दिया था, जिसमें मैंने आपको प्रोनाउन के सभी टाइप्स समझाए थे। दूसरा टाइप मैंने आपको दिया, दूसरा जो पार्ट दिया था प्रोनाउन का, उसमें मैंने पर्सनल प्रोनाउन समझाए। आज मैं पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें कि मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम प्रोनाउन के 2 पार्ट्स आपको समझा सकूं। और उसमें पहला आपका मैं समझाने की कोशिश करता हूं। दूसरा जो आपका प्रोनाउन है, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम लिखेंगे इट डिनोट्स द कमिंग बैक ऑफ एन एक्शन अपॉन द डोर। It denotes the coming back of an action upon the door। यानी कि ये प्रोनाउन जो है वो हमें यह दर्शाता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता है, वह स्वयं कोई कार्य कर रहा हो। हमारा जो कर्ता वाक्य में दिया है वह स्वयं कोई कार्य कर रहा हो, यह दर्शाता है हमारा रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हमारे होते हैं जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ एटसेट्रा। तो ये तो हमारे, आप कह सकते हैं ये आपकी डेफिनेशन है और ये आपके एग्जाम्पल हो गए रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। अब रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाक्य में कैसे यूज होता है उसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो उसी में पहला रूल आपका लिखा हुआ है, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन डिनोट्स दैट द पर्सन डू समथिंग ऑन सेल्फ। जो हमारी डेफिनेशन कह रही है वही हमारा रूल नंबर 1 है। यानी कि रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो हमारा यह दर्शाता है कि व्यक्ति स्वयं कोई कार्य करता हो। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो हमारा यह दर्शाता है कि व्यक्ति स्वयं कोई कार्य कर रहा हो। जैसे कि मैंने आपको अपनी बात को व्यक्त करने के लिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये लिखा है आई वॉश दीज क्लोथ्स माई सेल्फ। मैंने ये कपड़े स्वयं धोए हैं। अब आई के साथ माई सेल्फ, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि आई जो है, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो व्यक्ति है, उसने कपड़े धोने का कार्य स्वयं किया है। वही बात यहां मैंने लिखी है, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन डिनोट्स दैट द पर्सन डू समथिंग ऑन सेल्फ। यानी कि रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन यह दर्शाता है कि व्यक्ति स्वयं कोई कार्य करता है। अब दूसरा लिखा है द हॉर्स हिट इटसेल्फ। घोड़े ने स्वयं को लात मारी। घोड़े ने स्वयं को लात मारी, तो यहां इटसेल्फ जो आया है वो हमने यूज किया है हॉर्स के लिए। ध्यान रखें, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वह हमारा पर्सनल प्रोनाउन से ही आता है। जैसे कि आई का पोजेसिव होता है माई, तो उसमें सेल्फ जुड़ जाता है, तब बन जाता है हमारा रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे ही हमारा बी का पोजेसिव होता है अवर, तो उससे बन जाता है अवर सेल्फ। यू का पोजेसिव होता है योर, उससे बन जाता है योर सेल्फ। और ये सभी वही लिखे हैं। अब जैसे ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, हिम में सेल्फ जुड़ने से बन जाता है हिमसेल्फ। तो ये पर्सनल प्रोनाउन से ही निकलता है। अब आता है आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस। यानी कि रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं इनको एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए वो एम्फेटिक प्रोनाउन शब्द का यूज करते हैं, ना कि रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। और आपसे पूछ लेते हैं, उन्होंने कोई एग्जांपल दे दिया और कह दिया कि इसमें एम्फेटिक प्रोनाउन कौन सा शब्द है, तो आप ध्यान रखिए जो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उन्हीं को एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। क्योंकि
ये जो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो ये दर्शाते हैं कि बात को जोर देकर कहा जा रहा है। क्या दर्शाते हैं? बात को जोर देकर कहा जाता है, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस, जोर देने के लिए। जैसे कि यू योरसेल्फ नो इट, आप स्वयं इसे जानते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसी से और कोई हमसे पूछे कि ये कैसे हुआ या क्या हुआ, तो हम उससे कह सकते हैं, अगर वो जानता है, हम जानते हैं कि उसको ये बात पता है, तो हम उससे कह सकते हैं आप स्वयं इसको जानते हैं। दूसरा है शी हरसेल्फ बिलीव्स इन सुपरस्टिशन। अब इसमें मैंने शी के साथ लगा दिया हरसेल्फ, तो इससे का क्या मतलब हुआ? वह स्वयं काय में विश्वास करती है? अंधविश्वास में। तो वह स्वयं अंधविश्वास में विश्वास करती है। तो बात आप समझ लीजिए कि जब हम किसी बात को जोर देकर कहें तो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है उसमें यूज होता है, और इसी क्रिया को हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। अब आता है आपका रूल नंबर 3। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन नेवर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। अर्थात रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हमारे होते हैं वो कभी भी किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होते हैं। फिर से समझ लीजिए, लिखा है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। मींस रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे कभी भी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होते हैं। जैसे कि लिखा है माई सेल्फ विल डू इट, तो अब आपको स्वतः समझ में आ जाना चाहिए कि माई सेल्फ लिखा है यानी कि माई आया है, तो माई का संबंध किससे है? कौन से पर्सनल प्रोनाउन से है? आई से। तो माई सेल्फ विल डू इट नहीं होगा, सही सेंटेंस होगा आई माई सेल्फ विल डू इट। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहां लिखा, हिमसेल्फ विल हेल्प यू। तो हिमसेल्फ नहीं होगा वाक्य में, क्योंकि हिमसेल्फ क्या हुआ? आपका रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नियम क्या है? रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता। तो हिमसेल्फ का संबंध कौन से पर्सनल प्रोनाउन से होगा? यानी कि ही से। तो इसलिए ही हिमसेल्फ विल हेल्प यू। अगर यहां हरसेल्फ लिखा होता तो हम क्या लगा सकते थे? लगा सकते थे नहीं, बल्कि लगाते क्या? शी। ठीक है ना? तो ये रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन के 3 रूल्स आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो है। अब आपका तीसरा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आता है आपका तीसरा प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि इन प्रोनाउंस का प्रयोग हमें यह संकेत व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब जरा डेफिनेशन समझिए इसकी। लिखा है These are used to point out the object। ये वे प्रोनाउंस होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट को व्यक्त करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट की ओर इशारा करते हैं। तो इशारा यानी कि संकेत, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं हम? संकेतवाचक सर्वनाम। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं उनके एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे कि दिस, यह है, दैट, वह है। अब दिस सिंगुलर में यूज होता है और दिस का ही प्लूरल क्या हो जाता है? दीज, यानी कि ये। दैट, और दैट का प्लूरल क्या बन जाता है? दोज। ठीक है। फिर आता है आपका सो, फिर है आपका सच, फिर है आपका एक शब्द आता है योंडर। योंडर का मीन्स होता है आपका उधर। योंडर का मीन्स होता है आपका उधर। फिर आता है आपका वन, वन जो है, ठीक है ना। उसके बाद आता है फॉर्मर, फॉर्मर का मीन्स होता है भूतपूर्व। फिर आता है लेटर, LATTER, लेटर जो है उसका मीन्स होता है आपका बाद वाला। उसके बाद आपका वर्ड आता है द सेम, सेम का मतलब होता है आपका वही, द सेम का मतलब वही, आदि। तो ये आपने जितने भी आपके एग्जाम्पल मैंने लिखे, इन सभी का प्रयोग वाक्यों में काय के लिए होता है? संकेत व्यक्त करने के लिए। इसलिए इनको हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो मैंने अभी आपको समझाया, संकेतवाचक सर्वनाम, जिसकी मैंने डेफिनेशन दी और आपको एग्जाम्पल दिए। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से कनेक्टेड 2 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
जिनसे संबंधित एरर्स आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि लिखा है दैट एंड दोज आर यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। दैट और दोज ये दो ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं जिनका प्रयोग वाक्यों में किसी भी नाउन के रिपीट होने को रोकने के लिए किया जाता है। यानी किसी नाउन का दोबारा रिपीटेशन ना हो, दोबारा उसका वर्णन ना हो या दोबारा उसको व्यक्त ना किया गया हो, तब हम क्या कहेंगे, दैट या दोज का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने आपको लिखा एग्जाम्पल में The apples of Kashmir are sweeter than apples of any other place। अब यहाँ एप्पल्स, एप्पल हमारा नाउन है, तो एप्पल्स यहां पर भी आया और एप्पल्स यहां पर भी आया। एक वाक्य में एक नाउन दो बार रिपीट नहीं होता है, तो इस रिपीटेशन से बचने के लिए हम दैट और दोस का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, दैट का प्रयोग तब होगा जब नाउन हमारा सिंगुलर हो और दोस का प्रयोग तब होगा जब नाउन हमारा प्लूरल हो। अब यहां देखिए एप्पल्स लिखा हुआ है, तो फिर सेंटेंस हमारा सही ये होगा द एप्पल्स ऑफ कश्मीर आर स्वीटर देन। अब हमने इस एप्पल्स जो दोबारा नाउन हमारा रिपीट हुआ उसकी जगह क्या कर दिया, दोस। तो दोस ऑफ एनी अदर प्लेस। क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। When two things which have already been mentioned are referred to, यानी कि जब किसी भी वाक्य में दो चीजें जिनका मेंशन पहले ही हो चुका है, अगर उनका दोबारा मेंशन करना हो तो क्या नियम आता है, दिस रेफर्स टू द थिंग्स लास्ट। यानी कि दो प्रोनाउन हमारे प्रयोग किए जाते हैं, दिस और दैट। तो दिस का प्रयोग उस नाउन के लिए होता है जिसका लास्ट में वर्णन किया गया हो, और दैट का प्रयोग उस नाउन के लिए किया जाता है जिसका पहले मेंशन किया गया हो। फिर से समझ लीजिए, जब किसी वाक्य में दो चीजों जिनका की वर्णन हो चुका है उनका पुनः वर्णन करना हो तो उनके लिए हम दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, दिस का प्रयोग उस चीज के लिए होगा जिसका वर्णन बाद में किया जाए, और दैट का प्रयोग उसके लिए होगा जिसका वर्णन पहले किया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिखा हियरिंग एंड इंटेलिजेंसी, यानी कि सुनना और बुद्धिमत्ता आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये दो अलग अलग चीजें हैं। दैट इज ए गिफ्ट फ्रॉम हेवन एंड दिस इज सेल्फ एक्वायर्ड। यानी कि सुनना और बुद्धिमत्ता दो अलग अलग चीजें हैं। एक कहां से मिलता है, हेवन से, यानी ईश्वर गॉड गिफ्टेड है, और दूसरा व्यक्ति स्वयं प्राप्त करता है, सेल्फ एक्वायर करता है। तो आप देखिए हियरिंग यहां पहले आया एंड इंटेलिजेंसी बाद में आया। तो अब आप ये बताइए पहले हमें कि हियरिंग और इंटेलिजेंसी में ईश्वर का गिफ्ट कौन सा है, इंटेलिजेंसी या सुनना, सुनने की शक्ति। भाई सुनने की शक्ति जो है वो हमें ईश्वर ने दी है। अगर कोई व्यक्ति जन्म से बहरा पैदा हो जाए तो उसको फिर सुनने की शक्ति नहीं मिलेगी ना, वो तो ईश्वर ने गॉड गिफ्टेड बंदे को दी है। ठीक, तो हियरिंग क्या है, गॉड गिफ्टेड। तो इसका वर्णन कब हुआ, पहले हुआ। तो जब पहले हुआ तो हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग उसके लिए। और दिस इज सेल्फ एक्वायर्ड, अब जिसको आप स्वयं प्राप्त करें। अब बुद्धिमत्ता कैसी चीज है, जिसको कि आप मेहनत से स्वयं प्राप्त करते हैं, तो उसका प्रयोग चूंकि बाद में हुआ है इसलिए उसके लिए क्या आएगा, दैट का प्रयोग। तो जो चीज पहले वर्णित की गई है उसके लिए क्या होगा, दिस का प्रयोग, और दैट प्रथम वस्तु के लिए। क्लियर। तो ये कुछ रूल्स मैंने आपके लिए दिए जो कि आपके दो प्रोनाउन आज मैंने आपको समझाए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें और अधिक से अधिक लोगों तक को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू सो मच।